वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह अलार्म के बजते ही अदिति अंगड़ाई लेते हुए उठी। रात को विराट ने उसके साथ जो कुछ भी उसे बुलाकर नए दिन की नई सिरे से शुरुआत करना भी जरूरी था। अदिति ने अपनी आंखें मलते हुए देखा तो विराट अपने बेड पर हाथ पांव फैलाकर गहरी नींद में सोया था। कल रात उसने जो भी कुछ किया उस बात से अदिति समझ गई थी कि एक ही कमरे में विराट के साथ रहना उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। लेकिन अब अदिति हार मानने वालों में से नहीं थी। अदिति एक नजर विराट को देखकर कुछ सोचते हुए मुस्कुराई और अगले पल अदिति बाथरूम से पानी की एक बकेट भर कर लाई और शैतानी हंसी के साथ सोए हुए विराट के ऊपर खाली कर दिया। विराट हड़बड़ा कर उठ गया। विराट अदिति को गुस्से से घूर रहा था। अदिति ने भी विराट को घूर कर देखा और उसके सामने मुस्कुराते हुए खड़ी रही। विराट ने गुस्से में कहा, यू इडियट, ऐसे पानी कौन डालता है। विराट काफी गुस्से में था। अदिति ने विराट के पास आकर उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए जवाब दिया, ये तो तुम्हें कल रात मेरे ऊपर पानी डालते वक्त सोचना चाहिए था। मैंने तो सिर्फ कल रात का तुम्हारा हिसाब चुकता किया। विराट गुस्से से अदिति की तरफ बढ़ा। अदिति ने अपने हाथों से उसे रोकने का इशारा करते हुए कहा, मिस्टर विराट रघुवंशी, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। ये तो सुना होगा ना तो आपने, तो आगे से यही बात अपने दिमाग में रखना। जैसे तुम मेरे साथ करोगे उसका वैसे ही जवाब तुम्हें मिलेगा। आगे की तुम सोच लो, तुम्हें कैसे रहना है। चॉइस इज योर। अदिति विराट को दो बातें सुनाकर उसे इग्नोर करते हुए वहां से बाथरूम में भाग गई। विराट ने गुस्से में बेड पर जोर से लात मार दी लेकिन चोट उसी के पैरों में लग गई। विराट गुस्से से तिलमिलाते हुए वहीं पर बैठ गया। जब अदिति बाथरूम से बाहर आई तो विराट उसे गुस्से में देख रहा था। अदिति पूरी तरह विराट को इग्नोर करते हुए हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक बाल बनाते हुए एकदम से अदिति की ड्रेस की जिप खुल गई। अदिति की आंखें बड़ी हो गई। तभी विराट की नजर अदिति की खुली पीठ पर गई जिसे देखकर दो पल के लिए विराट भी वहीं का वहीं रुक गया। विराट को अपनी तरफ ऐसे घूरते देख अदिति ने झट से पलटते हुए अपनी पीठ छिपाने की कोशिश की। अदिति का घबराया हुआ चेहरा देख विराट खुश हो रहा था। विराट ने शरारत भरी नजरों से अदिति की ओर देखते हुए उसकी ओर अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। अदिति लगातार अपनी जीप ऊपर करने की कोशिश कर रही थी पर कहीं अटकने की वजह से जीप ऊपर नहीं हो रही थी। अदिति पूरी तरह से घबरा गई थी। अदिति ने हड़बड़ाते हुए विराट से कहा, तुम ना मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अदिति आगे कुछ गलत बोलती उससे पहले विराट उसके बेहद करीब पहुंच चुका था। विराट ने अदिति के गालों पर अपना हाथ फेरते हुए उसके चेहरे पर फूंक मार दी। अदिति की आंखें बंद हो गई। विराट करीब से अदिति को देख रहा था। विराट शरारत के साथ अदिति को अपने करीब खींचते हुए अदिति के गले लग गया। अदिति की धड़कनें तेज हो रही थी। विराट को इतने करीब महसूस करके कुछ अजीब सी फीलिंग मन में आ रही थी। विराट ने अपने दोनों हाथ अदिति के पीछे ले जाते हुए उसके गालों पर अपना गाल हल्के से रगड़ते हुए अदिति की ड्रेस की जिप को ऊपर खींच दिया और दूसरे ही पल अदिति के दूर होकर मुस्कुराते हुए बाथरूम में चला गया। विराट के दूर होते ही अदिति ने आंख खोलकर देखा तो विराट कहीं नजर नहीं आया। अदिति ने गहरी सांस ली और फिर रेडी होकर नीचे चली गई। नाश्ता करते समय भी अदिति विराट की ओर देखने से कतरा रही थी। कुछ देर पहले जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से अदिति विराट के साथ आज मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए बहाना बनाकर वो अकेले ही हॉस्पिटल चली गई। दोपहर का समय था। अदिति अकेले ही अपने केबिन में बैठी बार बार रिस्ट वॉच को देख रही थी जैसे किसी का इंतजार कर रही थी। कुछ ही समय बीता होगा तभी अदिति के केबिन के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। सामने खड़े शख्स को देखकर अदिति के चेहरे पर राहत दिखाई दी। सामने मैनेजर महेश खड़ा था। अदिति ने उसे अंदर आने के लिए कहा। वो घर पर कोई उन दोनों की बात ना सुन ले, इसलिए अदिति ने महेश को आज अपने हॉस्पिटल में बुलाया था। अदिति ने महेश को बैठने के लिए इशारा करते ही पूरी बात बताने के लिए कहा। महेश ने अदिति के सामने बैठकर बीते दिन की अधूरी बात को पूरा करते हुए कहा, अदिति मैडम, मैंने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया है, बाकी इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे इस काम की एक बड़ी सी रकम मिली थी जिसके बदले मुझे सिर्फ अमित साहब की हर पल की खबर और कुछ फाइल उनके पास पहुंचानी थी। मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ आप ये बात किसी को मत बताना। मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। महेश ने अदिति के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा। अदिति ने महेश की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, मुझे उस शख्स का नाम बताओ जो इस सब के पीछे, वरना तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। महेश के माथे पर जमा हुआ पसीना पोंछते हुए अदिति की ओर देखा जो उसे गुस्से से घूर रही थी। महेश ने अदिति को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, कमल राज सिंह। महेश के मुंह से कमल राज का नाम सुनते अदिति हैरान होते हुए तुरंत खड़ी हो गई। अदिति ने हड़बड़ाते हुए महेश से पूछा, पर वो ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब उन करके उन्हें क्या मिलेगा? वो तो उनके रिश्तेदार है ना। अदिति को समझ नहीं पा रही थी। महेश ने फिर धीमी आवाज में कहा, मैडम, वो तो मुझे नहीं मालूम, पर उन्होंने इस काम के लिए मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। अदिति ने महेश की बात सुनकर कुछ सोचते हुए महेश को उन दोनों के बीच की बात किसी और को ना बताने की हिदायत देते हुए जाने के लिए कहा। महेश के वहां से निकल जाने के बाद अदिति अपना सर पकड़कर चेयर पर बैठ गई। अपने ही लोगों को आखिर कमल राज क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है? कमल राज का मकसद क्या है? यही बात सोचकर अदिति परेशान हो रही थी। कमल राज की गुत्थी सुलझाने की बजाय और उलझती जा रही थी। अदिति अपने कैबिन में बैठी कमल राज के बारे में सोच ही रही थी। तभी अदिति के मोबाइल पर काव्या का फोन आया। काव्या का नाम देखती अदिति ने अपना मुंह ठीक करते हुए फोन उठाया। सामने से काव्या ने शरारत भरी आवाज में कहा, अरे वाह दीदी, तुम तो अपने ससुराल जाते ही हमें भूल गई। आखिर ऐसा कौन सा जादू चलाया उस विराट रघुवंशी ने कि मेरी प्यारी बहन हमसे ही दूर हो गई? काव्या की मुस्कुराती आवाज सुनकर अदिति को भी अच्छा लग रहा था। दोनों बहनों को एक दूसरे की आदत थी, पर रघुवंशी हाउस में जब से अदिति रहने आई थी तब से दोनों की बातें कुछ कम हो गई थी। एक के बाद एक रास्ता आपके सामने सबके सामने आ रही थी। उसमें उलझी अदिति काव्या से बात ही नहीं कर पा रही थी। आज काव्या की बात सुनकर अदिति को अच्छा लग रहा था।
काव्या की बात सुनकर अदिति ने उसे झूठ मूठ कर डांटते हुए कहा, बस कर शैतान, कुछ भी गड़बड़ाती रहती, आज कुछ ज्यादा ही हैप्पी लग रही हो, क्या बात है, मामी सुधर गई क्या, या तुम और ज्यादा बिगड़ गई। अदिति मजाक करते हुए बोली। अदिति की बात सुनकर काव्या ने उसे मामा और मामा जी को पैसों को लेकर हुई अनबन के बारे में बताया। अदिति और काव्या दोनों ही सोच रही थी आखिर इतना सारा पैसा सुधा के पास कैसे आया। काव्या से थोड़ी देर बात करने के बाद अदिति ने फोन रख दिया। अदिति को अब काव्या की फिक्र लग रही थी। सुधा के पास इतने सारे पैसे थे, कहीं वे काव्या के साथ कुछ गलत तो नहीं करने जा रही। ये बात दिमाग में आते ही अदिति और ज्यादा घबरा गई। अब अदिति को जल्द से जल्द कमल राज का सच जान लेना था ताकि वो रघुवंशी हाउस को छोड़कर अपने घर लौट जाए। अदिति को सोचते हुए हॉस्पिटल से घर जाने के लिए निकली तो वहीं विराट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी आलीशान गाड़ी में बैठकर रोमांस कर रहा था। दोनों एक दूसरे को बड़े पर्सनैलिटी किस कर रहे थे। कोई देख लेगा, इस बात से शायद ही उन्हें फर्क पड़ता था। विराट की गर्लफ्रेंड नंबर धोसी भरी आवाज में कहा, डार्लिंग, अगर हम दोनों के बारे में तुम्हारी वाइफ को पता चला तो। उस लड़की की बात सुनकर विराट ने उसके बालों को जोरों से कस के पकड़ते हुए कहा, बेबी, रोमांटिक मूड में इन सब बातों को मत लाया करो। और रही बात उस डॉक्टर अदिति की, तुम्हें अपनी वाइफ मानता ही नहीं। और विराट, रघुवंशी कभी किसी एक का हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। सो स्टॉप दिस यूजलेस टॉपिक एंड जस्ट एंजॉय आवर रोमांस। विराट इतना कहते हुए फिर अपने होठों को उस लड़की के होठों से मिला दिया। इधर अपने ख्यालों में गुम अदिति घर आ गई थी। कमल राज आखिर क्या चाहते हैं और उसका तो मेरे साथ कहीं कोई राज से तो नहीं जुड़ा। इस बात को सोचते हुए अदिति परेशान हो रही थी। अपने ही ख्यालों में खोई अदिति का इस समय का ध्यान न होने के कारण सामने से आने वाले कमल राज से टकरा गई। कमल राज ने अदिति को नफरत भरी आंखों से देखते हुए काबू हो रिया, जरा संभल कर चल लिया करो, कहीं तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारा भी कदम न फिसल जाए। कमल राज अदिति को ठीक से खड़े करते हुए आगे जाने के लिए निकला। कमल राज के मुंह से अपनी माँ के बारे में सुनते अदिति से रहा नहीं गया। पहले वो लॉकेट, फिर महेश का बयान, इस कारण अदिति कमल राज से परेशान थी। अब माँ का जिक्र होते ही अदिति ने पीछे मुड़कर कमल राज से पूछा, कौन हो आप, क्यों कर रहे हो ये सब, आप मेरी माँ को कैसे जानते हो। अदिति ने अपनी नजरें कमल राज पर जमाते हुए पूछा। बाहर आ जाते जाते कमल राज के कदम अदिति की आवाज सुनकर अपनी जगह पर ही ठहर गए। कमल राज ने पलटकर अदिति को गुस्से से देखा और उसकी तरफ कदमों को तेजी से बढ़ाते हुए कहा। अदिति के करीब आकर आवाज में कठोरता लाकर कहा, गोमती नगर के बेताज बादशाह हैं हम, 10 पीढ़ी आराम से बैठकर खा सके, इतनी तो हमारी आजाद है। पर कमी है तो सिर्फ अपने बेटे की, जो तुम्हारी माँ कावेरी ने हमसे छीन लिया। कमल राज ने गुस्से से अदिति से कहा। कमल राज की यह बात सुनकर अदिति दंग रह गई। उसकी माँ को कमल राज जानता था, ये बात उसके लिए हैरान करने वाली थी। अदिति ने हिम्मत जुटाते हुए कमल राज से नरम आवाज में कहा, ये सब क्या कह रहे हो, मेरी माँ से आपका क्या रिश्ता था, क्या आप मेरी माँ को जानते थे। अदिति के सवाल को सुनकर कमल राज ने आवाज को बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी माँ को हम अच्छे से जानते हैं। तुम उसी कावेरी शर्मा की बेटी होना जिसने 20 साल पहले हमारा बेटा छीन लिया और खुद आत्महत्या करके दुनिया से चली गई। तब से लेकर आज तक हम हमारे बेटे की तलाश में है। तुम्हारी माँ तो मर गई, साथ में हमारे बेटे का राज भी अपने साथ ले गई। तुम बिल्कुल तुम्हारी माँ की जैसी हो। तुम्हें देखते ही 20 साल की उन बातों ने हमें उस बच्चलन कावेरी की याद दिला दी जिसने चंद पैसों के लिए हमसे हमारा बेटा छीन लिया। हम तो हमारे बेटे को ढूंढ कर रहेंगे, पर तुम्हें कभी चैन की सांस लेने नहीं देंगे। तुम्हारी माँ की गलती की सजा अब तो भुगतोगी। कमल राज ने अदिति को गुस्से में देखते हुए कड़वी बातें सुनाई और वहां से झट से चला गया। कमल राज के मुंह से निकला हर एक शब्द अदिति के दिल को चुभ रहा था। कमल राज की आंखों में अदिति अपनी माँ के लिए और अपने लिए नफरत साफ देख रही थी। इन सारी बातों से अदिति का सिर फटा जा रहा था। आज फिर बीती बातों ने अदिति के जख्मों को बुरादा था। आंखों से पानी बहने लगा। अदिति ने उल्टे हाथों से अपनी आंखें पोंछते हुए अपने चारों ओर देखा। वो तो अच्छा था कि इस समय घर में कोई नहीं था, इसलिए कमल राज और अदिति के बीच की बातें सिर्फ उन दोनों को बता दी। अदिति भागते हुए अपने कमरे में चली गई। दरवाजे लगाते हुए वहीं बैठकर अदिति जोर जोर से रोने लगी। आज फिर अदिति के मन में अपनी माँ के लिए नफरत और बढ़ गई थी। उसके सामने अपनी माँ का एक और नया राज खुल गया था। वो सोच में डूब गई थी कि आखिर कमल राज किस बेटे की बात कर रहा है और क्या सच में उसकी माँ ने किसी को उसका बेटा छीन लिया था। अदिति सोच सोच कर थक गई थी। विराट देर रात तक गुनगुनाते हुए घर आया था। अपनी ही मस्ती में मस्त विराट की नजर सोफे पर सोई हुई अदिति पर पड़ी। अदिति का चेहरा काफी उतरा हुआ नजर आ रहा था। आंखें भी सूजी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था वो काफी रोई होगी। एक पल के लिए अदिति को उस तरह देखकर विराट को बुरा लग रहा था। विराट के दिल ने चाहा कि वो अदिति को गले लगाकर उसकी सारी शिकायतें मिटा दे, लेकिन फिर अपने पापा की हॉस्पिटल वाली हालत याद आते ही नफरत फिर उसके सिर चढ़कर बोलने लगी। विराट के चेहरे पर पल भर में ही गुस्से के भाव दिखाने देने लगे। विराट ने अदिति की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए अदिति को झट से अपने दोनों हाथों में उठाया और बेड की तरफ लेकर चलते। विराट का हाथ लगती अदिति की आंख खुल गई। अपने आप को विराट के हाथों में पाकर अदिति चिल्लाने लगी, लेकिन विराट पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। उसने अदिति को बेड पर लेटा दिया और फिर उसके बेहद करीब आया। विराट ने अदिति के दोनों हाथ अपने हाथों में कस के पकड़ लिया। अदिति काफी बेचैन हो गई थी। वो विराट को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर विराट के मजबूत हाथों से वो अपने आप को बचा नहीं पा रही थी। अदिति ने गुस्से में कहा, लीव मी विराट, हाउ डेयर यू, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कर रहे हो। अदिति छटपटाते हुए विराट से दूर होने की कोशिश कर रही थी। विराट ने अदिति की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, ओ वाह, काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। मेरे पास आने से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, हॉस्पिटल में तो वो दक्ष की बाहों में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। वी आर बेड, सो मुझे ये सब करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें बड़ा शौक है ना मेरे साथ रहने का, तो आज तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देता हूँ। जस्ट
जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय बेबी। विराट ने अदिति की तरफ झुकते हुए अदिति के गालों पर अपना गाल रगड़ते हुए अदिति के कॉलर बोन पर चूम लिया। विराट के चूमते ही अदिति ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए विराट को धकेल दिया। विराट एक तरफ गिर गया और अदिति झट से उठकर खड़ी हो गई। अब अदिति विराट को गुस्से से देख रही थी, लेकिन विराट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अदिति ने विराट को तेज आवाज में कहा, व्हाट द हेल विराट, तुम समझते क्या हो अपने आप को? यू नो, तो मैं खुद फिजिकली रिलेशन के अलावा कुछ सोचता नहीं, इसलिए तुम मुझे ऐसा कह रहे हो। लेकिन मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे और दक्ष के बीच ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम अपने इस गंदे दिमाग से सोच रहे हो। घिन आती है मुझे तुम्हारी सोच के ऊपर। और कितना गिरोगे? विराट रघुवंशी बोलते वक्त अदिति की आवाज कांप रही थी। आज विराट ने अदिति की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। विराट झट से उठकर अदिति के सामने आकर खड़ा हो गया और अदिति का मुंह अपने हाथों से दबोचते हुए बोला, डॉक्टर अदिति, लुक एट यू, तुम खुद कितनी गिरी हुई हो। मेरे पापा का एक्सीडेंट करवा के उनकी जान से खेला, अपने हॉस्पिटल में एडिट करवा के अच्छी खासे पैसे ऐंठ लिए, उससे बन नहीं भरा तो मेरे साथ मंदिर में शादी का नाटक करके मेरे ही घर में घुस गई। वाह क्या बात है, शादी को नहीं मानती तो मेरे घर में क्या कर रही हो? विराट ने भी अपने मन की भड़ास निकाल दी। अदिति ने विराट की बात सुनकर उससे कहा, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे। अदिति आगे कुछ बोलती तभी महेश का चेहरा याद आया और अदिति के शब्द बीच में ही रुक गए। विराट ने काफी बार अदिति से पूछा कि वो क्या कहना चाहती थी, लेकिन अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया। अदिति की इस बात से चिढ़ते हुए विराट ने उसे धक्का दिया और खुद कमरे से बाहर चला गया। विराट अभी काफी गुस्से में था। अगर महेश ने कमल राज का नाम विराट को पता चलता तो वो कैसे रिएक्ट करता, इस बात का अदिति को डर था। विराट के रूम से चले जाने के बाद अदिति सोच में पड़ गई। सच तो कह रहा था विराट, अगर मैं इस शादी को नहीं मानती, विराट को अपना पति नहीं मानती, तो किस हक से मैं इस घर और इस कमरे में रह रही हूँ? अदिति के मन में उठे इस सवाल ने अदिति को और भी ज्यादा परेशान कर दिया। आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। अदिति ने मन ही मन कुछ फैसला करते हुए अपने आंसू पोंछ लिए और वहीं जमीन पर सिमट कर सो गई। अगली सुबह अदिति किसी से न मिलते हुए इमरजेंसी का बहाना करके घर से जल्दी निकल गई थी। विराट कब घर आया ये भी उसे मालूम नहीं था, लेकिन सुबह जब वो घर से निकली तो विराट सो रहा था। अब अदिति के पास विराट के और किसी सवाल का जवाब देने की ताकत नहीं थी, इसलिए आशाताई को बता के जल्दी हॉस्पिटल आ गई। कल दिन भर में इतना कुछ हो गया था कि उसका असर आज भी दिख रहा था। अदिति अपना सर पकड़कर अपने केबिन में बैठी हुई थी। उसके दिल में एक ही ख्याल था कि अब उसे क्या करना है। तभी वहां दक्ष आ गया। अदिति दक्ष के सामने ठीक होने का नाटक कर रही थी, पर अदिति का चेहरा देखकर ही दक्ष समझ जाता था कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। दक्ष ने अदिति से पूछा, पर अदिति बात को टाल रही थी। दक्ष ने अदिति के पास बैठते हुए अदिति से बड़े नर्म आवाज में पूछा, अदिति क्या बात है? आई नो उस बिगड़े विराट के साथ रहना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा, पर मुझे ये नहीं पता कि आखिर तुम वहां रह क्यों रही हो। तुम सब भुलाकर नई सिरे से जिंदगी जीना शुरू कर सकते हैं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ देने के लिए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। दक्ष ने अदिति के हाथ को हल्का सा दबाते हुए उसे साथ देने का भरोसा दिया। अदिति ने दक्ष की ओर देखा। आज दक्ष की आंखों में अदिति को अपने लिए प्यार नजर आ रहा था, पर फिर विराट की कही बात याद आती है। उसने दक्ष से नजर फेर ली। दक्ष अदिति का अच्छा दोस्त था, पर फिर भी आज उससे ही बात करने में अदिति हिचकिचा रही थी। अदिति ने काम का बहाना बनाते हुए दक्ष को वहां से चले जाने के लिए कहा। उसने दक्ष के जाने के बाद अमित जी को कॉल किया और उन्हें बता दिया कि वो आज मिश्रा सदन जाने वाली है। अमित जी को अदिति का इस तरह अचानक चले जाना अजीब लग रहा था, पर नई शादी है, घर की याद आ रही होगी, ये सोचकर उन्होंने अदिति को अपने मामा की जी के घर जाने की परमिशन दे दी। अदिति मिश्रा सदन जाने के लिए निकली थी, तभी रास्ते में उसकी नजर उसे शिव मंदिर पर गई जहां उसकी शादी हुई थी। अदिति के 2 मिनट के मंदिर के बाहर खड़ी रही। उसके मन में काफी सवाल थे, पर आज भगवान के दर्शन करने का अदिति का मन नहीं था। अदिति बिना दर्शन के ही वहां से चली गई। आज काफी दिनों बाद अदिति घर आई थी। इस वक्त काव्या और सुधा घर पर ही होंगी, ये बात अदिति अच्छे से जानती थी। सुधा उसे देखकर कैसे बेहोश करने वाली थी, ये सोचकर अदिति का दिल हल्का सा घबरा रहा था। धड़कते दिल से अदिति ने घर की डोर बजाई। थोड़ी देर में सुधा ने दरवाजा खोला। सामने अदिति को देखकर सुधा के माथे पर हल्की सी सिकन आ गई। सुधा ने एक बार के लिए अदिति को अंदर नहीं आने दिया और दरवाजे पर खड़े खड़े ही कहा, आ गई महारानी। क्या रे, आज इस घर की याद कैसे आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी करतूत जानकर वहां से भी तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया उन लोगों ने? हूँ है ही बदनसीब, जहाँ जाती है वहाँ अपनी मनहूसियत फैलाती है। वो तो मेरा शुक्र मना जो मैंने तुझे इतने साल घर में रहने दिया, पर तू तो फिर से चली आई यहाँ मुँह उठा के। सुधा दरवाजे पर खड़ी होकर अदिति को कड़वी बातें सुनाई जा रही थी। अदिति नीचे देखकर चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। एक इंसान के लिए लाइफ में माँ पापा का होना कितना जरूरी होता है, इस बात का उसे आज फिर से एहसास हो रहा था। तभी सुधा की आवाज सुनकर काव्या बाहर आई। सामने अदिति को रोता हुआ देखकर काव्या ने सुधा को दरवाजे से दूर कर दिया और फिर अदिति के पास आकर सुधा को गुस्से से देखा। काव्या अदिति के घर के अंदर ले गई। सुधा उन दोनों के पीछे पैर पटकते हुए घर के अंदर आ गई। सुधा भी अदिति को बुरा कह रही थी। काव्या अपनी माँ की बातों से परेशान हो गई थी। उसने सुधा को समझाते हुए कहा, माँ बस भी करो, दीदी सुन लेती है तो क्या उसे बुरा सुनाती रहोगी? कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। भगवान ने आपको शायद दिल देना भी भूल गए हैं। जाने दो, आपसे तो बात करना ही बेकार है। दीदी तुम चलो हमारे साथ, और थोड़ी देर रुकोगे ना तो माँ तुम्हें और रुलाएगी। काव्या अदिति का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर गई। कमरे में आते ही अदिति काव्या के लगकर जोर जोर से रोने लगी। काव्या ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर अदिति रोती ही जा रही थी।
उसके आंसू आज रुक नहीं रहे थे। कुछ देर बाद अदिति ने शांत होते हुए उदासी भरी आवाज में काव्या से कहा, काव्या आ गई, इन सब में मेरा क्या कसूर? हमेशा मेरे साथ ही गलत होता आया है और मुझे ही सब गलत साबित किया गया है। थक गई हूँ मैं अब इन सब से। बचपन से लेकर आज तक मामी के प्यार को तरसती आई हूँ, पर कभी उन्होंने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। माँ पापा को बचपन में ही चले गए। पापा मेरे सबसे ज्यादा करीब थे, पर भगवान ने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। शादी का सपना हर लड़की सजाती है, पर मेरा नसीब तो वहाँ भी मेरे साथ नहीं था। शादी भी हुई तो उस इंसान से जिसका चेहरा तक देखना मुझे पसंद नहीं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या इतनी बुरी हूँ कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता? अदिति अपने मन की बात बोलकर फिर से रोने लगी। काव्या ने उसके सिर पर सहलाते हुए कहा, दीदी तुम बेकार में अपने आप को तकलीफ दे रही हो। बदसनीब तुम नहीं, बदनसीब वो लोग हैं जिन्हें तुम्हारी अच्छाई नहीं दिखती। तुम्हें अपने माँ पापा तो याद है, यहाँ मुझे तो अपनी असली माँ पापा का नाम तक याद नहीं। मैं तो अपने घर में भी पराई हूँ। कौन है मेरा यहाँ? काव्या ने इमोशनल होते हुए कहा। अदिति ने झट से काव्या को अपने गले लगाते हुए कहा, फिर कभी ऐसे मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तू हमेशा मेरी छोटी बहन रहेगी, हमारा नाता कभी नहीं बदलेगा। तो मेरी जान है। अदिति का प्यार देकर काव्या भी हंसने लगी। दोनों बहनें अपना अपना दुख भुलाकर एक दूसरे को हंसाने में लग गई। काव्या से बात करके अदिति को भी अच्छा लग रहा था। दोनों ने पहले की तरह मिलकर घर का सारा काम कर दिया था। सुधा बीच बीच में उन दोनों को टोक रही थी, लेकिन अदिति और काव्या पर सुधा की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। देर रात जब मनोज जी घर आए तो उन्हें सुधा से पता चला कि अदिति आई हुई। ये सुनकर वो फौरन अदिति के कमरे में उससे मिलने चले गए। मनोज जी ने देखा अदिति की खिड़की से बाहर झांकते हुए किसी सोच में डूबी थी। मनोज जी ने आवाज लगाई तो अदिति ने तुरंत अपनी आंखें पोंछते हुए उनकी ओर मुस्कुरा कर देखा, लेकिन अदिति का मुरझाया हुआ चेहरा मनोज जी की नजरों से छुपा नहीं। अदिति ने अपने पास आते हुए अपने अपने मामा मनोज जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मनोज जी ने भी प्यार से अदिति के सिर पर हाथ घुमाते हुए आशीर्वाद दिया। अदिति का मन भर आया था। मनोज जी ने उसे वहीं बेड पर बिठाया और खुद भी बैठ गए। उन्होंने अदिति के माथे पर सहलाते हुए पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना? कहीं कोई परेशान तो नहीं है ना? तुम्हें मामा जी की बात सुनकर ना चाहते हुए भी अदिति की आंखों में आंसू निकल आए। अदिति की आंखों से टपकते हुए उन आंसू को देखकर मनोज जी का दिल भी तिलमिला उठा। अदिति ने धीरे से कहा, मामा जी क्या मेरी माँ सच में इतनी बुरी थी? कोई भी उनके लिए अच्छी बातें नहीं करता। आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था माँ ने जो उनके जाने के बाद भी नासुर की तरह मेरी जिंदगी को तकलीफ दिए जा रहा है? आखिर माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उनकी वजह से मेरे पापा मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गए। अदिति की बात सुनकर मनोज जी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतने सालों बाद? अदिति ने एक सवाल पूछा। अदिति मनोज जी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही थी, मानो वो अपने सवाल का जवाब जानना चाहती थी। अदिति का चेहरा देखे मनोज जी ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल अपनी माँ की परछाई हो। मेरी बहन कावेरी भी तुम्हारी तरह थी, दिमाग से ज्यादा दिल से सोचने वाली, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा उसने। पर कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ भी हमेशा अच्छा नहीं होता। उसी तरह मेरी बहन अपने साथ कई राज लेकर हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। कुछ बातें होती है बेटा जिसे हम हर वक्त छोड़ देते हैं। वक्त ही हर सवाल का जवाब देगा। सिर्फ इतना याद रखना, तुम्हारी माँ इतनी भी बुरी नहीं थी जितना कि तुम समझती हो। अपना ख्याल रखना। मनोज जी अपनी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को रोकते हुए झट से बाहर चले गए। अदिति मामा जी की कही बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। अदिति अपने मन ही मन में सोचने लगी, अगर मामा जी कहते हैं मेरी माँ इतनी भी बुरी नहीं थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ था जय कुमार राज मेरी माँ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहा है? अपने मामा की कही हुई बातों को अदिति लगातार सोची जा रही थी। आज अदिति बहुत उदास थी और कुछ देर में वो गहरी नींद में सो गई। दूसरी तरफ हर रोज की तरह विराट आज भी काफी देर से घर लौट कर आया था। नशे में धुत विराट की नजर रूम में आते ही सबसे पहले सोफे पर पड़ी। विराट नशे में था, इसलिए उसे ऐसा लगा जैसे अदिति सामने सोफे पर सोई हुई है। अदिति को वहां न होने पर उसे के बारे में ही सोच रहा था। विराट जब भी अदिति के बारे में कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करता था, उसके दिल में पल रही नफरत को ऐसा करने से रोक देती थी। अमित जी ने विराट को पहले ही बता दिया था कि आज अदिति अपने मायके जाने वाली है। ये बात पता होने के बावजूद विराट का ध्यान बार बार उसी सोफे की तरफ जा रहा था। अदिति के ख्यालों में खोया हुआ विराट सोफे पर लेट गया। अदिति के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, डॉक्टर अदिति। नो डॉक्टर अदिति, विराट रघुवंशी। अच्छा तो लगता है तुम्हारे साथ अपने नाम का जुड़ना। एंड यू नो व्हाट, शायद तुम्हें पता नहीं तुम कितनी सुंदर होती थी। जब जब तुम्हारे पास आता हूँ तो मेरी धड़कनें अपने आप बढ़ने लगती है, अजीब सी फीलिंग होने लगती है। इस विराट ने आज तक इतनी सारी लड़कियों को अपनी उंगलियों पर नचाया, पर तुम में कुछ बात है, एक कसी से जो तुम्हें अलग बनाती है। लेकिन तुमने मेरे पापा के साथ जो भी किया ना, उसके कारण मैं तुमसे नफरत करता हूँ मैं तुमसे। डॉक्टर अदिति शर्मा, नफरत करता हूँ अपने आप से। बातें करते विराट अदिति का नाम लेते हुए सोफे पर सो गए। अगली सुबह रघुवंशी हाउस में सुबह से अमित जी का मूड कुछ उखड़ा सा था, क्योंकि उन्होंने अदिति का चेहरा जो नहीं देखा था। एक ही दिन हुआ था, लेकिन अदिति के चले जाने के कारण घर की रौनक चली गई थी। अमित जी ने सुबह ही अदिति को कॉल करके अपने पापा होने का अधिकार जताते हुए और उसे वापस घर बुला लिया था। विराट की बातों के कारण अदिति का लौट कर आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अमित जी के प्यार भरे व्यवहार और सुधा के तानों से तंग होकर अदिति ने वापस घर आने के लिए हाँ कह दिया था। लेकिन इस बात से विराट अनजान था। विराट ने डाइनिंग टेबल पर आते ही अदिति को आवाज लगाई, अदिति मेरा ब्रेकफास्ट लेट हो रहा है मुझे। विराट अनजाने में बोल दिया, लेकिन उसकी बात सुनकर आशा थी और मनोज जी मुस्कुराने लगे। अमित जी ने हंसते हुए विराट
से कहा, चलो अच्छा हुआ नाश्ते की वजह से ही सही, आखिर अदिति से तुम्हें लगाव तो हो ही गया। अदिति है ही इतनी प्यारी कि कोई उससे ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता। अपने पापा अमित जी के कहने के बाद विराट को एहसास हुआ कि अदिति ही रोज नाश्ता देती थी, पर विराट ने कभी उससे बात नहीं की। पर आज उसकी कमी उसे भी महसूस हो रही थी, अनजाने में ही सी। लेकिन विराट के मुंह से अदिति का नाम निकल गया था। विराट ने बात को संभालते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं पापा, वो डेली मेरा नाश्ता देती है तो इसलिए गलती से उसका नाम निकल गया, बाकी वो ज़्यादा कुछ नहीं। इतना कहकर विराट वहाँ से निकल चला गया। अमित जी ने जाते हुए विराट को देखकर निराश मन से आसताई से कहा, पता नहीं कब मेरे बेटे की जिंदगी सही रास्ते पर आएगी, कब उसे अपने सच्चे प्यार, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। विराट खुद हैरान था कि रोज अदिति सामने होती थी तो दोनों की पल भर नहीं बनती थी, पर आज वो नहीं थी तो उसकी कुछ ज्यादा ही याद आ रही थी। ऐसा क्यों होता है, ये सोचते विराट ऑफिस के लिए चला गया। वहीं अदिति भी हॉस्पिटल से अपने काम में बिजी हो गई। विराट और अदिति दोनों अपने अपने काम करते हुए एक दूसरे को याद कर रहे थे। अदिति ये सोचकर परेशान थी कि उसे वापस रघुवंश सिंह जाना है। मन न होते हुए भी वो इस अनचाहे रिश्ते में उलझती जा रही थी। वही विराट और अदिति से नफरत करते करते उसी के बारे में ज्यादा सोचने लगा था। दोनों ही अपने साथ हो रहे इस बदलाव से परेशान थे। अदिति हॉस्पिटल से निकलकर घर जाने के लिए निकल गई थी कि दक्ष उससे मिलने उसके केबिन में आ गया। अध्यक्ष ने अदिति को मुस्कुराते हुए कहा, हाय अदिति, इफ यू डोंट माइंड, तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? यहीं पास में है ना, नया कॉफी शॉप खुला है, बड़ा नाम सुना है मैंने, प्लीज मेरे साथ चलो, मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है। दक्ष की बात सुनकर अदिति को बेहसास हुआ कि उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था और वो दक्ष को ना भी नहीं कहना चाहती थी। अदिति ने दक्ष को हाँ कह दिया और दोनों साथ में ही कॉफी शॉप की ओर निकले। अदिति और दक्ष ने कॉफी शॉप में आते ही सब अपने लिए कॉफी विद सैंडविच ऑर्डर किया और वहीं बातें करते हुए बैठ गए। दोनों बात कर रहे थे तभी दक्ष को सामने से विराट किसी लड़की की कमर पर हाथ रखकर हंसते हुए अंदर आते दिखाई दिया। दक्ष ने मन ही मन विराट को यहाँ आने के लिए धन्यवाद दिया और मुस्कुराने लगा। अगले पल दक्ष ने अपने चेहरे पर गुस्से वाले भाव लाते हुए अदिति को पीछे देखने के लिए कहा। अदिति ने दक्ष की बात सुनकर जैसे ही पीछे देखा तो ठीक उनके टेबल के पीछे विराट किसी लड़की के साथ बैठा नजर आया। तभी उस लड़की ने विराट के गालों पर हाथ फेरते हुए विराट को किस किया। अदिति ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। विराट को किसी और के साथ देखकर न जाने क्यों अदिति के दिल में चुभन सी होने लगी। विराट और उस लड़की की बात अदिति के कानों पर पड़ रही थी। उस लड़की ने विराट को इससे मधुर से भरी आवाज में कहा, विराट तुम्हारी आज की रात मेरा नाम कर दो, दोनों एंजॉय करेंगे, क्या ख्याल है? विराट के साथ ही उस लड़की की बात सुनकर विराट ने मधुर से भरी आवाज में कहा, व्हाई नॉट बेबी, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। दोनों हंसने लगे। अदिति ने तुरंत अपना बैग उठाया और वहां से बाहर चली गई। विराट अपने गर्लफ्रेंड के साथ इतना बिजी था कि उसे इस बात की खबर ही नहीं थी। अदिति के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसी बात का फायदा उठाते हुए दक्ष ने गुस्से से कहा, स्टॉप इट अदिति, तुमने सुना ना, वो विराट उस लड़की के साथ किस तरह की बातें कर रहा था। क्या आप भी तुम अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे लड़के के साथ बिताना चाहती हो जिससे ना तुम्हारे रिश्ते की ना ही तुम्हारी फीलिंग की कोई कदर है? सोच लो अदिति, छोड़ दो ये बचपना, तोड़ दो इस शादी को। दक्ष की बात सुनकर अदिति ने झट से आगे बढ़कर दक्ष को गले लगा लिया। दक्ष के चेहरे पर जीतने की खुशी साफ झलक रही थी। क्या अदिति ने दक्ष से दूर होकर अपने आंसू पोंछ लिए। दक्ष अदिति की तरफ देख रहा था। अदिति के लिए वहां पर रुकना अब नामुमकिन हो गया था। अदिति जल्दी से बिना कुछ कहे वहां से बाहर चली गई। वो अपने आप को दक्ष के सामने कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। दक्ष अदिति के पीछे भागते हुए आया, पर तब तक अदिति अपनी गाड़ी लेकर वहां से चली गई थी। अदिति की गाड़ी को जाते देखकर दक्ष ने मुस्कुराते कहा, बस कुछ दिन और अदिति, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओ। विराट से तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में अलग करके ही रहूंगा। गेम ही जस्ट बिगन। दक्ष हंसते हुए वहां से चला गया। अदिति उदास मन के साथ घर जाने के लिए निकली। उसे खुद पता नहीं चला था कि आखिर उसे किस बात का बुरा लग रहा था। विराट को अब कभी उसने दिल से अपना माना ही नहीं था, पर आज भी उसे किसी और के साथ देखकर अदिति बेचैन हो गई थी। आखिर क्यों बार बार मैं विराट के बारे में सोचूं, क्यों विराट को किसी और के साथ देखकर मुझे बुरा लग रहा है? ऐसे कई सवालों की जवाब सोचते हो कब अदिति शिव मंदिर के सामने आकर पहुंच गई। ये बात उसे पता भी नहीं चली। यह वही शिव मंदिर था जहाँ वो अक्सर आया करती थी अपनी शादी के बाद। आज पहली बार अदिति यहाँ आई थी। गाड़ी से उतरकर अदिति मंदिर की तरफ देख रही थी। मन उदास था, पर आज मंदिर के अंदर जाने की इच्छा नहीं थी। अदिति बाहर ही खड़ी थी कि तभी मंदिर के पुजारी जी वहां आए। अदिति को वहां खड़े देख उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। शादी के बाद अदिति पहली बार यहाँ आई थी। जब से मंदिर में अदिति की शादी हुई थी तब से पंडित जी का अदिति के प्रति लगाव पहले से और बढ़ गया था। अदिति को देखकर पंडित जी ने अदिति के पास आते हुए कहा, बिटिया बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आकर महादेव के दर्शन नहीं करोगी? अदिति ने पंडित जी को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने भी अदिति को आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा खुश रहना बेटी, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। पंडित जी की बात सुनकर अदिति ने पंडित जी को देखते हुए कहा, जिसके नसीब में भगवान ने खुद दुख लिख दिया हो वो भला कैसे खुश रह सकती है पंडित जी? अदिति के दुख को समझते पंडित जी ने अदिति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा दुख के बादल ढल जाएंगे, सुख की घड़ियां आने वाली है, बस थोड़ा सब्र रखो। जिसने दुख दिया है वही खुशियां का कारण बनेगा। भगवान पर भरोसा रखो। मंदिर में जोर से घंटी बज रही थी। अदिति बाहर से जब मंदिर को देखते हुए घर से के लिए निकल गई। मंदिर में भले ही भगवान के दर्शन न किए हो, पर वहां जाकर एक पॉजिटिव एनर्जी अदिति को महसूस हो रही थी। मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया था। जैसे ही अदिति ने रघुवंश हाउस में कदम रखा, सामने हॉल में महेश से बात कर रहे मनीष जी खुश होते हुए अदिति की तरफ देखने लगे। उन्होंने अदिति से कहा, अदिति बेटा आ गई तुम, अब देखो इस घर की रौनक फिर लौट आएगी। अब
फिर कभी अपने पापा को छोड़कर जाने की बात मत करना। ये कहते वक्त अमित जी की आवाज़ बाहर आई थी। अदिति ने अमित जी का अपने लिए प्यार देकर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। अदिति अपने कमरे में चली गई। विराट घर पे नहीं था, पर उसकी कई बातें अदिति को याद आई थी। किसी रिश्ते से अदिति यहाँ रहने आई थी। इसी सवाल ने फिर मन में तूफान उठाया। अदिति ने फिलहाल इस सवाल को मन से निकाल दिया। कुछ देर बाद आशा ताई ने अदिति से उसके कमरे में आकर कहा, आपको साहब बुला रहे हैं। अदिति अमित जी से मिलने उनके कमरे में आ गई। अमित जी अपने कमरे में चेयर पर आंखें मूंद कर बैठे थे। अदिति ने अंदर आकर बड़ी नम्रता से पूछा, पापा आपने बुलाया, कुछ काम था क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अदिति की आवाज़ सुनते अमित जी ने आंखें खोली। अदिति के चेहरे पर अमित जी को अपने लिए चिंता साफ नजर आ रही थी, पर आज पहली बार उसके मुंह से बाबा सुनकर उन्हें अच्छा लगा था। अदिति आज पास जाकर उनके पास नीचे बैठ गई। अमित जी ने अदिति की ओर देखकर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अदिति बेटा, तुम सिर्फ समाज के लिए ही मेरी बहू हो, पर मेरे लिए तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें पहली बार देखा तभी तुम अच्छी लगी। आज के ज़माने में अनजान शख्स के लिए अपना काम छोड़कर आखिर कौन भला इतनी चिंता करता है, पर तुमने एक फरिश्ते की तरह आकर मेरी जान बचाई। उसी वक्त मेरे बेटे के लिए मेरी बहू के रूप में तुम्हें पसंद किया था। अमित जी की आवाज़ काफ़ी नरम हो गई थी, चेहरे पर खुशी और आंखों में नमी। ऐसी हालत थी उनकी। अदिति ने उनको समझाते हुए अपना हाथ उनके हाथों पर रखते हुए कहा, पापा मैंने जो भी कुछ किया था वो डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज था। आप उसके लिए ज़्यादा स्टेट पर कीजिए। अदिति की बातों से अमित जी का सीना गर्व से फूल गया था, और जो लड़की अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल करती थी वो आज भगवान की कृपा से उनके घर की लक्ष्मी थी। अमित जी के चेहरे पर खुशी साफ छलक रही थी, लेकिन तुरंत ही उनके चेहरे के भाव बदल गए। खुशी की जगह चिंता की लकीरें दिखने लगी। अम्मी जी ने गंभीरता के साथ अदिति से कहा, बेटी ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मेरे बारे में इतना सोच रही हो। जिसे सोचना चाहिए उसे तो पार्टी करने से फुर्सत नहीं है। बेटी मुझे मालूम है मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें इस रिश्ते से बांध कर रखा है, पर सच बताओ मेरे बिगड़े हुए बेटे विराट को तुम भी ना सुधार सकती हो, उसे सही रास्ता दिखा सकते हो। मुझे इस बात का विश्वास है। अपने पापा की एक बात मानोगी? अमित जी ने अदिति की आंखों में देखते हुए अदिति मन में डर गई थी। आखिर अमित जी अब कौन सी बात करने वाले थे, ये सोचकर दिल बैठा जा रहा था। अमित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अदिति तुम ये रिश्ता जीवन भर के लिए निभाओगी और मेरे विराट को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराओगी। इस घर की लक्ष्मी बनकर इस घर को प्यार से बांध कर रखोगी। क्या तुम ये वचन दोगी मुझे? अमित जी जितना कहकर अदिति की ओर बड़ी उम्मीद से देखने लगे, पर जो खुद दोराहे पर खड़े थे। अमित जी बड़ी आशा के साथ अदिति को देख रहे थे। अदिति उनकी उम्मीद थी जो विराट को सुधार सकती थी। अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला ले। अगर वो हाँ कहती तो पूरी उम्र इस अनचाहे रिश्ते के बंधन में बंधना पड़ता, और ना कहती तो अमित जी का दिल टूट जाता। एक तरफ अदिति की खुद की जिंदगी का सवाल था और दूसरी तरफ अमित जी की हेल्थ का। अदिति ने कुछ सोचते हुए पहले अपनी आंखें बंद की और फिर आंखें खोलते हुए लंबी सांस पर खुद की तरफ बड़ी उम्मीद लगाए बैठे अमित जी से नजर मिलाते हुए कहा, पापा आज मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि विराट के और मेरे इस रिश्ते को मैं आपके लिए जरूर निभाऊंगी। और रहा सवाल विराट की जिम्मेदारी उठाने का, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। सिर्फ मुझे कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर सकूं। अदिति के ऐसा कहते हुए अमित जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बड़ी खुशी से अदिति को गले लगाते हुए कहा, बेटा आज तुमने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। अब मुझे अपनी परवाह नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यकीन है कि मेरी बेटी मेरे घर को संभाल कर रखेगी। अदिति ने अमित जी को कहा कि वो हमेशा इस घर का ख्याल रखेगी। थोड़ी देर अदिति अमित जी से बातें करती रही। अमित जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अदिति अमित जी से बात करके अपने रूम में चली गई और चुपचाप सोफे पर आकर लेट गई। फिर ऊपर छत की ओर देखकर सोचने लगी, जिस रिश्ते से मैं भागना चाहती हूँ आज उस रिश्ते को मैंने अपने आप से हमेशा के लिए बांध कर रख दिया, पर क्या मैं इस रिश्ते को संभाल सकूंगी? क्या विराट कभी मुझे अपना पाएगा? अदिति अपने मन में सोचते हुए वहीं सो गई। अगली सुबह अदिति ने देखा तो विराट अब भी नहीं आया था। वो रात भर कहाँ था ये तो वे भी अच्छे से जानती थी। उसने विराट की बात को इग्नोर किया और अपने काम में लग गई। घर के काम करने के बाद अदिति तैयार होकर अपने हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वहीं दूसरी ओर अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक कमरे में सोए हुए विराट ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। ओवर ड्रिंक करने की वजह से उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। पास में सोई हुई अपनी गर्लफ्रेंड पर नजर डालते हुए विराट ने पास में पड़ी शर्ट को उठाते हुए बदन पर चढ़ाया और रूम से बाहर आ गया। कल से विराट को ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और नशे की हालत में वो वहीं सो गया था। विराट ने तुरंत गाड़ी की चाबी ली और एक नजर नींद में सोई हुई इस लड़की को देखकर अपने घर के लिए निकल गया। रघुवंशी हाउस में आज अमित जी काफी खुश नजर आ रहे थे, पहले से ज्यादा तंदुरुस्त नजर आ रहे थे। महज से बात करते समय भी उनके चेहरे की मुस्कान कम नहीं हो रही थी। महज तो उन्हें इतना खुश पहली बार देख रहा था। महज ने आखिर अमित जी से पूछ लिया, साहब आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? हमें भी आपकी खुशी में शामिल होने का मौका दीजिए। महज की बात सुनकर अमित जी ने खड़े होकर महज के पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोले, महज मेरी खुशी का राज अदिति है। जिस दिन से अदिति इस घर में आई है उस दिन से खुशियों ने फिर से इस घर का दरवाजा खटखटाया है। अमित जी महज के सामने अदिति की तारीफ किए जा रहे थे तभी दरवाजे की तरफ से आई। हम दूसरों की खुशियों को छीनकर खुशियां मनाना अच्छी बात नहीं होती। कभी कभी हमें
हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। अमित जी और महेश ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर सुधा मुस्कुराते हुए खड़ी थी। वो अमित जी को देखकर हाथ जोड़ते हुए आ गई। सुधा की नजर घर के चारों ओर घूम रही थी। इतना बड़ा आलीशान घर देखकर सुधा की आंखें बड़ी हो गई थी। सुधा ने अमित जी को देखकर नमस्ते किया और उनके कुछ बोलने से पहले ही सोफे पर बैठ गई और अपने हाथों से सोफे को दबाते हुए उसके ऊपर बच्चों की तरह उछल उछल कर देखने लगी। अमित जी और महेश उसकी इस हरकत को देखकर हैरान रह गए। अमित जी ने सुधा के सामने बैठते हुए बड़ी विनम्रता के साथ कहा, नमस्ते बहन जी, आज अचानक ऐसे कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? ऐसे अदिति बिटिया घर पर नहीं, आप चाहे तो बुला दो उसे। अमित जी की बात सुनकर सुधा ने अमित जी से अपने अंदाज में कहा, अजय रहने दो उस अदिति को, वो घर आकर भी कौन सा मेरी अवगत करने वाली है। रहा सवाल इस अचानक आने का, तो शादी के बाद तो मुझे आपसे मिलना ही था ना, तो आज मैं आपसे मिलने चली। अब वो क्या है ना, अच्छी खासी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आपके हाथ लगी, पर हमारा तो नुकसान कर दिया ना आपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।